टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट का टॉपिक कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोल इज द प्राइमरी गोल ओरिएंटेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? गोल ओरिएंटेड फंक्शन है किसी भी मैनेजमेंट के अंदर। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस की हमें कंपेरिजन करना है जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए हुए हैं। टू एंश्योर दैट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्लान्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ उस गोल को प्राप्त करने के लिए की जा रही है वो अकॉर्डिंग टू प्लान्स हो रही है या नहीं हो रही, एंड इफ़ नॉट, अगर वो नहीं हो रही देन टेकिंग करेक्टिव एक्शन के इसके लिए हम क्या करें? एक्शन लें कोई भी उस के काम को करने के लिए। उसके बाद डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर रिजल्ट क्लोजर टुगेदर की एक्चुअल रिजल्ट और डिजायर रिजल्ट को क्लोजर लेके आना, पास लेके आना, ये क्या है? कंट्रोल है। उसके बाद नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। फर्स्ट इज फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। जो कंट्रोलिंग है वो एक आधारभूत फंडामेंटल बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर हमारे फंक्शन क्या होते हैं? प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सारे जो फंक्शन है ये किसकी हेल्प से पूरे होंगे? कंट्रोल की। जब हमने प्लानिंग कर ली, हमने स्टाफिंग कर ली, हमने कोई भी पोस्ट है उस पर लोगों को अपॉइंट कर दिया, अब लोगों को बताना है कि कैसे काम करना है। अगर वो काम सही ढंग से करवाना है, उस काम को करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर कि ये क्या है? हर एक मैनेजर के लिए एसेंशियल, जरूरी, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो कैसे? टॉप लेवल, 3 लेवल के मैनेजर होते हैं हमारे पास, टॉप लेवल पे, मिडल पे और लोअर पे। टॉप लेवल क्या डिसाइड करेगा? पॉलिसी बनाएगा, अब वो पॉलिसी से रिलेटेड सारे कंट्रोल करेगा। दूसरा मिडिल लेवल, मिडिल लेवल क्या करेगा? एक्चुअल परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा कि वो पॉलिसी बना दी, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस हमें कैसे करवानी है। मिडिल लोअर लेवल पे है वो क्या करेगा? उस एक्चुअल परफॉर्मेंस पर काम करेगा। तो ये क्या है? इनसे रिलेटेड कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस एक्टिविटीज की जो कंट्रोलिंग है वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये नहीं है कि हमने एक बार कंट्रोल कर दिया तो वो कंपनी के अंदर चलता ही रहेगा। ये क्या है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड हर बार क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी पड़ेगी? कंट्रोल प्रोसेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की कंट्रोलिंग जो है वो बिगनिंग पॉइंट भी है मैनेजमेंट का और एंडिंग पॉइंट भी है। बिगनिंग पॉइंट क्या है? कि हम पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी में हम स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। तो ये क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट होगा स्टैंडर्ड डिसाइड करना कंट्रोलिंग के अंदर। तो स्टैंडर्ड किससे डिसाइड होंगे? कंट्रोल से डिसाइड होंगे। सेकंड क्या? उस स्टैंडर्ड का एक्चुअल से कंपैरिजन करना, उस स्टैंडर्ड को अचीव करना। तो ये क्या होगा? लास्ट पॉइंट हो गया मैनेजमेंट का, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का। नेक्स्ट वन इज नॉट नेसेसरी लुकिंग बैक, इट इज लुकिंग फॉरवर्ड ऑल्सो कि ये क्या है? कि पीछे देखना ही नहीं बल्कि क्या है? आगे देखना भी है। पीछे देखना क्या? कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं। अब स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हम पिछला देखेंगे कि पीछे हमने स्टैंडर्ड क्या डिसाइड किया। तो ये क्या है? लुकिंग बैक। और लुकिंग फॉरवर्ड क्या होता है? कि यहाँ पर हमने एक्चुअल का कंपैरिजन कर लिया स्टैंडर्ड से। अगर इनमें डेरिवेटिव्स निकलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम निकलती है कि स्टैंडर्ड जो हमने डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए कोई भी स्टेप लेंगे कि वो जो गलतियां हैं वो दोबारा से ना हो और उन गलतियों को पता लगाया जा सके। तो ये क्या है? लुकिंग फॉरवर्ड ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू रिजल्ट। जो हमारा कंट्रोलिंग है वो रिजल्ट से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन की किसने कितना काम किया है, कैसे काम किया, और डेरिवेटिव्स का क्या करते हैं? पता लगाते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। की टू कंट्रोल लाई इन डेलीगेशन कि ये नहीं है कि हमने अपने जो राइट्स है वो सबॉर्डिनेट को सौंप दिया और हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सबॉर्डिनेट्स को काम अपने जो राइट्स जो हमने दे दिए सबॉर्डिनेट्स को, डेलीगेशन अपने अधिकार अपने से नीचे वाले लेवल वाले व्यक्ति को दे दिए। तो ये नहीं है कि हमारा काम खत्म होगा। वहां पर हम क्या करेंगे? हमें ये देखना है कि हमारे उन राइट्स का जो प्रयोग है, जो यूज है, वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन इज द गाइड टू कंट्रोलिंग कि जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? गाइड है कंट्रोलिंग के। इंफॉर्मेशन क्या? कि इंफॉर्मेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस में, एक्चुअल और स्टैंडर्ड के अंदर जो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं,
उनकी वैल्यू क्या है, कितना डिफरेंस आ रहा है उनके अंदर। तो ये क्या हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन के थ्रू हो सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल रिपोर्टिंग, कि जो इंटरनल रिपोर्टिंग है, मतलब एक मैनेजमेंट के अंदर जो रिपोर्टिंग है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो जरूर होनी चाहिए मैनेजर के पास, ताकि वो कंट्रोल आसानी से कर सके। बोथ इमोशनल एंड मोटिवेशनल इम्प्लीकेशन फंक्शन, जो कंट्रोलिंग है वो इमोशनल फंक्शन भी है और मोटिवेशनल फंक्शन भी है। वो कैसे कि कई लोग क्या होते हैं कि इसको इमोशनल वे में देखते हैं, कि उन्हें ये क्या करता है कि ये एक बोझ लगने लग जाता है कि हाँ हमारे ऊपर कंट्रोल हो रहा है, हम बहुत दुखी है इस चीज़ से। तो ये क्या है, इमोशनल वे में देख रहे हैं। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशनल। मोटिवेशनल फंक्शन क्या हो गया कि उनके ऊपर कंट्रोल होगा तो वो ये देखेंगे कि हाँ हमारे ऊपर कंट्रोल है, हमें ये काम अपना अच्छे ढंग से करना है। उनका जो एफिशिएंसी है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो क्या हो जाएगा, और मोटिवेट होंगे उस काम को अच्छा करने के लिए। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी इंप्रूव। जब उनके ऊपर कंट्रोल होगा, उनके बारे में देखा जाएगा कि वो इवेल्युएशन होगा, उनका काम परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि वो कितना काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, अपनी एफिशिएंसी को और अधिक से अधिक क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो वो क्या होगा कि इससे क्या होगा, जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग से हम उनको बांध देते हैं कि हाँ ये काम आपका है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो वो उस काम को पूरा करने के लिए अपनी एफिशिएंसी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा। एक्सरसाइज ऑन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, कि ये क्या है, जितने भी हमारे कंपनी के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग जो फंक्शन है, यानी कि ह्यूमन बीइंग और मशीन्स जो है, उन सब पे अप्लाई होता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को हम मोटिवेट करते हैं, उनकी एफिशिएंसी देखते हैं, क्योंकि गलतियां कौन करेगा, एक ह्यूमन फैक्टर ही गलतियां करेगा, उनके ऊपर ही कंट्रोल होगा। जब उनके ऊपर कंट्रोल होगा तो उससे क्या होगा, नॉन लिविंग, वो क्या होगा, मशीनरी का यूज कौन कर रहा है, ह्यूमन फैक्टर कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज कर रहे हैं, तो नॉन लिविंग जो फैक्टर है उन पर भी क्या होगा, कंट्रोल होगा। बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव अप्रोच, जो कंट्रोलिंग है वो नेगेटिव अप्रोच भी है और पॉजिटिव अप्रोच भी है। नेगेटिव अप्रोच कैसे है कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जितने भी हमारे इक्विपमेंट है, उनका जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उनका सही ढंग से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, ये नेगेटिव अप्रोच है। पॉजिटिव अप्रोच क्या है कि हम हर एक रिसोर्सेज का सही ढंग से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव नीड ऑफ कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग की क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या जरूरत है हमें कंट्रोलिंग की। फर्स्ट इज टू इवेलुएट द वर्क प्रोग्रेस, कि ये देखना कि हमारा काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारा जो काम हो रही है, जो प्रोग्रेस हो रही है, स्टैंडर्ड जो हमने डिसाइड कर रखे हैं उसको अचीव करने के लिए जो भी स्टेप हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है, वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वन इज टू अप्लाई करेक्टिव मेजर्स, कि इसके अंदर जब हमने ये देख लिया कि हमारा काम सही ढंग से इवेलुएट हो गया, कि काम होना स्टार्ट हो गया, अब क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड की एक्चुअल से कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में जो भी प्रॉब्लम आते हैं, जो भी डेरिवेटिव्स आते हैं, उन सब को पहचानना और ये देखना कि वो डेरिवेटिव, वो प्रॉब्लम्स दोबारा से ना हो और दोबारा से वो गलतियां ना हो। टू गेन मैक्सिमम कॉर्पोरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका क्या करना, कोऑपरेशन करना, उनका सहयोग लेना। वो कैसे कि जब तक हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो ही, सारे काम किससे होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज से होते हैं, और जब वो ही कोऑपरेटिव नहीं है, वो ही आपस में मिलकर काम नहीं कर रहे, तो जो हमारी कंट्रोलिंग है वो वेस्ट है। और कंट्रोल से ही हम उन ह्यूमन रिसोर्सेज को कोऑपरेट, आपस में मिलाते, आपस में काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड मशीन, कि जितनी भी हमारे नॉन लिविंग इक्विपमेंट्स हैं उनका सही ढंग से यूज हो सके। वो किसके थ्रू होगा, कंट्रोलिंग के अंदर। क्यों, क्योंकि इससे ही हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी वेस्टेज हो रही है ना काम करने के लिए, अगर कोई पर्सन काम नहीं कर रहा तो वो किससे, कंट्रोल से। क्योंकि कंट्रोल उस पर रखा जाएगा कि वो काम नहीं कर रहा, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके अंदर क्या होगा कि वो अपना काम सही ढंग से करेगा और जितने भी हमारे मटेरियल और मशीन्स हैं उनका यूज़ क्या होगा, सही तरीके से होगा। टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोलिंग के अंदर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम हर एक राइट्स दे देते हैं कि ये आपके अधिकार हैं
और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको राइट्स दे दिए और ये आपको काम करना है, तो वो काम अगर वो पूरा नहीं करेगा तो क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो कंट्रोलिंग के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि ये काम आपको पूरा करना है। टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना कि हर एक जो एम्प्लॉयज है वो अपना काम सही ढंग से करे। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि उसके परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन होगा, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होगा कि जो उसने काम किया है वो कितना किया है। अगर उसने काम अच्छा किया होगा तो उसको फ़ायदा होगा, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। तो वो क्या करता है, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़, जो कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करते हैं, उसने जो काम किया है उसका देखते हैं कि वो उसने काम सही ढंग से किया है या नहीं किया। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना काम अच्छे ढंग से करेगा, अपनी एफिशिएंसी को अच्छे तरीके से यूज करेगा। नेक्स्ट इज टू मेक डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल, कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे ओनर होते हैं वो अपने जो राइट्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को अगर हमने राइट्स दे दिए तो हमें ये पता है एम्प्लॉयज़ उस राइट्स का गलत यूज़ भी कर सकता है। तो कंट्रोल के थ्रू हम डिसेंट्रलाइजेशन को पॉसिबल बनाते हैं कि एम्प्लॉयज़ उन राइट्स का गलत यूज़ ना कर सके, क्योंकि कंट्रोल के अंदर हम ये देखते हैं कि जो राइट्स एम्प्लॉयज़ को मिले हैं वो सही ढंग से उस राइट्स का यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेज एंड एफर्ट, कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, जो उस बिजनेस के अंदर, जो उस कंपनी के अंदर रिसोर्सेज है और जो उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। कि हमने ऑब्जेक्ट तो कुछ और बना रखा है, हम रिसोर्सेज का यूज़ किसी और तरीके से कर रहे हैं और एफर्ट किसी और ही वे में हो रहे हैं। तो क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव है उनको प्राप्त करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज है उनका उसी डायरेक्शन में यूज़ हो कि हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, अचीव कर सके। नेक्स्ट इज टू फेस द चेंजिंग इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंज टाइम टू टाइम होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी क्या करनी पड़ती है, पॉलिसी भी चेंज करनी पड़ती है। तो वो किसके थ्रू होगी, कंट्रोल के थ्रू होंगी। कि इन्वायरमेंट में अगर चेंज हो जाता है तो हम अपनी जितनी भी पॉलिसी है उसमें आसानी से चेंज कर सके। और ये किसके थ्रू ही पता चलेंगी, क्यों, कंट्रोल के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर हम स्टैंडर्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं एक्चुअल से। नेक्स्ट इज टू चेक द वेरियस अनडिजायरेबल एक्टिविटीज, कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो बेफालतू में होती है, मतलब अननेसेसरी होती है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन अननेसेसरी एक्टिविटीज़ का पता लगाना और अपने उन अननेसेसरीज एक्टिविटीज़ को दूर करना, वो किसके थ्रू होगा, कंट्रोल के थ्रू। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग। फर्स्ट वन इज टू इंश्योर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, कि जो हमारे प्लान्स है वो लागू हो गए हैं या नहीं हुए, मतलब वो जो प्लान है उन पे हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है या नहीं कर दिया, ये किसके थ्रू पता चलेगा, कंट्रोल के थ्रू। टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, कि इसके अंदर हमें ये देखना है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो अपना काम सही ढंग से कर रहे या नहीं कर रहे, मतलब अपने काम को पूरा करने के लिए उसमें वेस्टेज तो नहीं कर रहे, उसमें देरी तो नहीं कर रहे, और जो उनके जो फिजिकल रिसोर्सेज का वो यूज़ कर रहे हैं वो सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। टू सिंप्लीफाई सुपरविजन, जो सुपरविजन है मतलब जो सुपरवाइजर है वो सुपरविजन करता है कंपनी के अंदर सुपरवाइजर, तो हमें ये देखना है कि किन किन एक्टिविटीज़ पर सुपरवाइजन होगा ताकि वो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ पर अपना टाइम वेस्ट ना करे और जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं पर क्या कर सके, सुपरवाइजन कर सके। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन फेसिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी चेंज होते हैं उनको फेस करने के लिए कंट्रोलिंग क्या करती है, मदद करते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट में टेक्निकल डेवलपमेंट होते हैं, टेक्निकल चेंज होते हैं, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होता है, कंज्यूमर टेस्ट चेंज हो जाता है, टेक्निकल चेंज हो जाते हैं, इन्वायरमेंट में चेंज हो जाता है, कंपटीशन आ जाता है। ये क्या है, इन्वायरमेंट में चेंज होना। तो इनसे क्या हो सकता है कि कंट्रोल के थ्रू ही हम इन चेंजेस को, इन प्लानिंग्स को अपनी जो हमने प्लान डिसाइड करे उनमें चेंज कर सकते हैं।
हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, वही कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बीइंग के बीच में, ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स के बीच में क्या कर देता है, कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है, कंट्रोलिंग के थ्रू। हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, वही जो हमने पॉइंट किया था, एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये पता है कि वर्कर को ये पता है कि उसका इवेल्युएशन होगा, काम का परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होगा, तो वो अपनी एफिशिएंसी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करता है। इट गिव एडवांटेज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है एक एम्प्लॉयज के ऊपर कंट्रोल का। वो कैसे? कि उसे ये पता है कि उसने जो काम किया है उस पर नज़र रखी जा रही है, तो उसके दिमाग में एक डर रहता है कि हाँ अगर मैंने ये काम नहीं किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो इससे क्या होता है, वो अपनी एक वर्कर अपनी एफिशिएंसी का सही तरीके से यूज़ करेगा, जो उसको रिसोर्सेज मिले हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनका भी यूज़ वो क्या करेगा, सही तरीके से करेगा। इट फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइजेशन, जो हमारी डिसेंट्रलाइजेशन है उसको पॉसिबल बनाता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल के अंदर जो हमने अपने राइट्स जो एम्प्लॉयज़ को दे दिए हैं तो उसके वो मिसयूज़ ना करे, वो किसके थ्रू ही पॉसिबल है, कंट्रोल के थ्रू ही। इम्प्रूव मोरल, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल इंक्रीज करता है। वो कैसे इंक्रीज करेगा? जब उसे ये पता है कि अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा, तो वो अपनी एफिशिएंसी ज़्यादा यूज़ करेगा। एफिशिएंसी ज़्यादा यूज़ करेगा तो उसको ये पता है कि कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने कोई काम गलत कर दिया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसे ठहराया जाएगा, उसी एम्प्लॉयज़ को ठहराया जाएगा। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए उसका मोरल क्या होता है, इंक्रीज होता है। वो अपनी एफिशिएंसी का, अपने दिमाग का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करता है ताकि वो उस काम को पूरा कर सके। इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जब हमें हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिलती है तो इंफॉर्मेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वो डिसीजन आसानी से ले सकता है। नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल, हेल्प्स इन मिनिमाइज कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी, कि कंट्रोलिंग के अंदर जो कॉस्ट है उसको कम से कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, जो नॉन लिविंग इक्विपमेंट्स है, जो मशीन्स है, जो रिसोर्सेज हैं, उनका सही तरीके से यूज़ होता है, वेस्टेज नहीं होती है। जब वेस्टेज कम होती है तो कॉस्ट कम आती है, और कॉस्ट कम आती है तो हमारी जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। इट्स चेक्स द वेरियस अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़, वही जो अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ है जैसे चोरी हुई, काम में देर करना, कोऑर्डिनेशन नहीं होना आपस में एम्प्लॉयज़ का, काम मतलब वो क्या करे, किसी ना किसी तरीके से उस काम करने की एक्टिविटीज़ में क्या करे, रोक लगा दे। तो ये क्या करते हैं, अनडिज़ायरेबल जो एक्टिविटीज़ है उनको कम करता है कंट्रोल। नेक्स्ट इज लिमिटेशन, डिफ़िकल्टीज और डिसएडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग, की कंट्रोलिंग की क्या क्या डिसएडवांटेज है। फर्स्ट वन इज डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटिव स्टैंडर्ड्स, कि हम क्वांटिटिव जो हमारे एक होता है क्वांटिटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव में क्या, हमारी क्वांटिटी डिसाइड होती है। तो क्वांटिटी तो हम आसानी से, क्वांटिटी स्टैंडर्ड तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि हमने 1000 का गुड्स का प्रोडक्शन करना है और 1000 गुड्स प्रोडक्शन हो गई, तो हमें क्वांटिटी पे तो हम स्टैंडर्ड को सेट कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव, उसकी जो गुणवत्ता है उसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, डिफ़िकल्टी होती है। सपोज करो अगर हमें मोरल डिसाइड करना है किसी भी एम्प्लॉयज़ का, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेबर टर्नओवर रेट देखनी पड़ेगी, उसकी एब्सेंट रेट देखनी पड़ेगी, डिस्प्यूट रेट देखनी पड़ेगी। तो इन सब रेट के बाद हम क्या दिखाएंगे, मोरलिटी डिसाइड कर पाएंगे किसी भी एम्प्लॉयज़ की। तो ये क्या है, एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। ज़रूरी नहीं है ये जो पॉइंट्स है ये भी सही हो। तो जो हमारी क्वालिटेटिव जो स्टैंडर्ड है उनको सेट करने में हमें क्या आती है, डिफ़िकल्टी आती है। नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कि हम इंटरनल फैक्टर्स पे तो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर, कंपटीशन पर, इन्वायरमेंट पे,
जो हमारे एक कंपनी के बाहर के जो फैक्टर हैं उन पर हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट पर चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, की एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं, वे नहीं चाहते कि उनके ऊपर कंट्रोल हो। अब सपोज करो जहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर स्टूडेंट क्लासरूम में अगर कैमरे लगा दिए जाए, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाए, तो स्टूडेंट उसका विरोध करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी क्लास में कैमरे हो। सेम एज अगर एम्प्लॉयज़ हैं जहाँ पर वो काम करते हैं और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं, तो वो क्या होंगे, वो उस चीज़ का विरोध करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जहाँ पर वो काम कर रहे हो वहाँ पर उन पर नज़र रखी जाए। तो ये क्या है, एम्प्लॉयज़ इसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। कॉस्टली अफेयर, जो हमारी छोटी कंपनीज होती है जिनका बजट कम है, तो वहाँ पर जो कंट्रोल की जो टेक्निक्स होती हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरे लगाना, हर एक एम्प्लॉय का इवैल्यूएशन करना, हर एक लेवल पे सुपरवाइज़र अपॉइंट करना, तो ये क्या है, ये कॉस्ट इंक्रीज करता है। तो जो छोटी कंपनीज होती हैं जो लो लेवल पे काम करती हैं, उनके लिए क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। कॉस्ट अफेयर्स जो कॉस्टली होती है वो ज़्यादा हो जाते हैं। ह्यूमन प्रॉब्लम्स, कि जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, वो इसको ये मानते हैं कि जो कंट्रोल है ना वो जोर जबरदस्ती से काम करवाने, क्योंकि उनके अंदर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे ऊपर कंट्रोल हो रहा है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती या जोर से हमसे क्या करवाया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है। और उनके हर एक काम में क्या कमियां निकाली जाएंगी, चाहे वो कैसा भी काम करे या नहीं करे, सुपरवाइज़र उनके काम में कोई ना कोई कमी निकालेगा ही। तो जो ह्यूमन है उनकी थिंकिंग हो जाती है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हो जाता है कि कंट्रोल क्या है, उनसे जोर जबरदस्ती काम करवाता है। डिफ़िकल्टी इन फिक्सिंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना वो हम फिक्स नहीं कर सकते। कुछ काम ऐसे होते हैं जो ग्रुप में होते हैं, जब ग्रुप में काम होता है तो हम ये नहीं बता सकते कि ये इस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये काम गलत हुआ है या इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये काम ठीक हुआ है। लैक ऑफ नॉलेज इन कंट्रोलर, कई बार क्या होती है, कंट्रोलर को खुद इन्फॉर्मेशन नहीं होती, नॉलेज नहीं होती कि क्या काम है, कैसे करवाना है, क्या चीज़, तो उससे क्या होगा, कंट्रोलर क्या करेगा, गलती करेगा तो उसका भुगतान किसको भुगतना पड़ेगा, कंपनी को भुगतना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के प्रिंसिपल्स। फर्स्ट वन इज जो हमारे हैज, वेरियन एव होर्नाल्ड कुंज एंड होर्नाल्ड कुंज ने प्रिंसिपल दिए हैं। उनकी बुक थी एक मैनेजमेंट एक ग्लोबल परस्पेक्टिव्स, इसके अंदर उन्होंने 13 प्रिंसिपल दिए कंट्रोलिंग के। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड, कि इसके अंदर क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डिसाइड होते हैं, कि जो स्टैंडर्ड होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो अकॉर्डिंग अचीव किए जा सके, सिंपल हो, जो ऑब्जेक्टिव हो वो अचीव किए जा सके, क्लियर हो, जो भी हम स्टैंडर्ड डिसाइड करें वो क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल, कि अगर कोई भी इसके अंदर क्या आता है एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल में, कि जो हमारे काम है, जो कंट्रोल है, जो एक्चुअल का हम स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं वो टाइम पे हो, हमें टाइम पे पता चल जाए कि इनके बीच में क्या डेरिवेटिव्स है, क्या इनके बीच में प्रॉब्लम्स आ सकती है, ताकि हम उसका आसानी से उसी टाइम पे क्या कर सके, सॉल्यूशन कर सके। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल, जो कंट्रोल है इस वो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी मीडिएटर नहीं होना चाहिए, कोई भी मिड पर्सन नहीं होना चाहिए, कि ओनर का सीधा सुपरवाइज़र को बोले, अब सुपरवाइज़र किसी को और अपॉइंट कर दे तब वो कंट्रोल करेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए, जो सुपरवाइज़र है वो सीधा ही एम्प्लॉयज़ पर नज़र रखे और कंट्रोल करे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जो कंट्रोल की जो टेक्निक्स है वो क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनको हम क्या कर सके, चेंज कर सके। प्रिंसिपल ऑफ एंश्योर ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो हमने डिसाइड कर लिए, और अगर उनके अंदर कोई डेरिवेटिव्स मिलते हैं तो उन डेरिवेटिव्स का हम सही टाइम पर क्या कर सके, पहचान कर सके, और उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उनका सही तरीके से यूज़ कर सकें। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ
प्लान्स की, जो हमारे प्लान्स है उन पर रिफ्लेक्शन, जो हमने पॉलिसी बनाई है, जो हमने पॉलिसी बनाई है वो सही ढंग से यूज़ होते हो, वो जो पॉलिसी है वो सिंपल हो, आसानी से हम उसको अचीव कर सकें, तो वो क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान्स कि जैसा हमने प्लान बनाया था उसी के अकॉर्डिंग वो काम हो रहा है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल, कि जो हमारा कंट्रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल, इसके अंदर हमने जो अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि ये पॉलिसी है, ये आपको लागू करनी है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जैसे सपोज करो सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट ने कोई पॉलिसी डिसाइड कर ली, तो पॉलिसी डिसाइड करने के बाद अब उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेल्स डिपार्टमेंट ने ये देखा कि मुझे 1000 प्रोडक्ट की सेल करनी है, 1000 प्रोडक्ट की अगर सेल करनी है तो उसको 1000 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी करवाना पड़ेगा, तो वो उसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसने पॉलिसी डिसाइड की है, कोई प्लान बनाया है, कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उसको अचीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होगी, उसी डिपार्टमेंट की होगी। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सूटेबिलिटी, कि इसके अंदर हमारा जो पोस्ट है, जिस पोस्ट पे जो व्यक्ति काम कर रहा है, वो अकॉर्डिंग टू उस ऑब्जेक्ट से क्या होना चाहिए। अब कोई भी पोस्ट है, कोई भी व्यक्ति है, उस ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है उसका, उस ऑब्जेक्ट से उसका रिलेशन क्या है, वो उसके लायक है या नहीं है, उस काम के करने के लायक है या नहीं है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो जो भी हमारी पोस्ट है वो अकॉर्डिंग टू उस ऑब्जेक्ट के सूटेबल होनी चाहिए। जो हमने ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है, जो हम काम कर रहे हैं, वो उस अकॉर्डिंग के होना चाहिए। मतलब हर एक पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जानी चाहिए कि इस पोस्ट पे ये व्यक्ति और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि हमने क्या कर दिया, कुछ पॉइंट डिसाइड कर दिए कि इन पॉइंट्स पर पहले से ही हमने वो पॉइंट डिसाइड कर दिए कि ये पॉइंट क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर इन पे कोई चेंज हुआ तो हमारी कंपनी पर ज़्यादा नुकसान होगा। कुछ पॉइंट होते हैं जो कम इम्पोर्टेंट होते हैं उस ऑब्जेक्ट को डिसाइड अचीव करने के लिए, तो ये क्या है कि हमने क्रिटिकल कि उन पॉइंट्स पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे अगर वो स्टैंडर्ड हमने जो डिसाइड किया उसको अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के अंदर क्या होता है कि हम ये नहीं देखते कि जो डेरिवेटिव्स हुए हैं, गुड डेरिवेटिव्स को भी देखेंगे हम, बैड डेरिवेटिव्स को। सपोज करो आपने सेल डिसाइड की थी कि हमें इस साल 1000 प्रोडक्ट की सेल करनी है और वो उस मंथ 1200 प्रोडक्ट की सेल हो गई, तो हमें ये देखना है कि जो 200 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बिके, 200 प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट हुआ वो किस वजह से हुआ है, वो गुड डेरिवेटिव्स कौन सा है जिसकी वजह से 200 हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बिक गए। तो उस डेरिवेटिव्स का हम पता लगाएंगे और आगे इन फ्यूचर अगर हमें सेल इंक्रीज करनी है तो उस डेरिवेटिव्स का हम यूज़ करेंगे। सपोज करो हमने एडवर्टाइजमेंट अच्छी की थी और उस एडवर्टाइजमेंट के कारण हमारे 200 प्रोडक्ट ज़्यादा बिक गए, तो इन फ्यूचर अगर हमें सेल इंक्रीज करनी है तो हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर कंट्रोल। फ्यूचर कंट्रोल के अंदर कि हमने जो डेरिवेटिव्स पता हुए हैं, जो हमारे डेरिवेटिव्स है जिनके कारण हम अपनी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं हो पाए, तो हम उन डेरिवेटिव्स का पता लगाएंगे और उन डेरिवेटिव्स का पता लगाने के बाद हम ये देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स या ये पॉइंट्स या ये डेरिवेटिव इन फ्यूचर में दोबारा से रिपीट ना हो। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ कंट्रोल, कि इसके अंदर क्या होना चाहिए कि हर एक कंट्रोल की जो प्रोसेस है, जो इंफॉर्मेशन है, वो क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके, हर एक इंडिविजुअल को वो आसानी से समझ में आ जाए, और जितना एक इंडिविजुअल उस इंफॉर्मेशन को समझेगा, उस प्रोसेस को, उस मेथड्स को समझेगा, वो अपना काम उतने ही आसानी से कर पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, जो कंट्रोल है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है। इसके अंदर क्या कि हमने डेरिवेटिव्स का पता लगा दिया, अब उस डेरिवेटिव्स को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्शन करेंगे। उस डेरिवेटिव को दूर करने के लिए हम कोई ना कोई पॉइंट निकालेंगे ताकि वो प्रॉब्लम दूर हो सके। तो ये क्या था, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के प्रिंसिपल से आज हमने किया कंट्रोल का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन
उसके नेचर, करेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव क्या है कंट्रोल का, क्या ज़रूरत है कंट्रोलिंग की। उसके बाद इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशन, डिफ़िकल्टीज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग। ये था कंट्रोलिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग की प्रोसेस कैसे होती है। थैंक यू।